तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी बेटा? नमस्ते सभी को। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जेई मेंस 2026 होगा जनवरी में, और ये एग्जाम कब होगा? 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में होगा। तो अराउंड लास्ट के 5 महीने बचे हैं, लास्ट के 5 मंथ बचे हैं, जिसमें हमें 11th 12th कंप्लीट करनी है, टेस्ट देने हैं और अच्छा स्कोर यानी 99 परसेंटाइल का स्कोर हमें लेके आना है। तो उसके लिए किन किन बातों का बेटा हमें ध्यान रखना है, वो चीज हम देखते हैं कि भाई आखिर क्या क्या चीज हम किस किस बात पे फोकस करें कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, हमारा रिजल्ट 99 पॉइंट समथिंग हमारा रिजल्ट आए। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर रोड मैप प्रिपेयर करा आपके लिए, ताकि उस अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अगर हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिपरेशन, कि भाई प्रिपेयर करना, मॉक टेस्ट देना और फाइनल रिवीजन करना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिपरेशन। बेटा हम पिछले 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना? अब हमें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट और लास्ट के महीने में फाइनल रिवीजन। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन करना, मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें यह पता चलेगा कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हम कितना स्कोर ला रहे हैं। क्योंकि हमें एक अपना टारगेट तो सेट करना है ना भाई, कि इतना स्कोर लाना है, 99 परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर चाहिए, उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। और लास्ट में हमें क्या करना है? रिवाइज करना पूरे के पूरे सिलेबस को। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं और लास्ट में रिवीजन करनी है, क्योंकि बच्चे लास्ट में रिवाइज नहीं करते तो भी रिजल्ट हमारा खराब हो जाता है। तो इन 3 बातों का ध्यान में रखते हुए अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा। हमारे पास ये 5 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 15 दिन अगस्त के बचे हैं अभी और 15 दिन जनवरी के बचे। तो ये कंप्लीट हमारे 5 महीने लगभग बच गए, क्योंकि 22 तारीख के बाद हमारा पेपर होना है। जो डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट आनी है जेई की 2026 की, वो कब आएगी? 22 ऑफ जनवरी के बाद हमारा पेपर होगा। अब ना बेटा इसमें ये कुछ महीने हैं, देखो हमारा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने। अगर किसी बच्चे का 12th का सिलेबस पेंडिंग है, हमारा जैसे काफी बच्चों का 12th का सिलेबस पेंडिंग है, हमारा भी अभी 12th का पेंडिंग है, क्योंकि हमारा भी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन 3 महीनों में हमें पूरी की पूरी अपनी 12th खत्म कर लेनी है, फिनिश करनी है 12th, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ्स हो, कुछ भी हो, हमें वो वाइंड अप करना है, पूरा खत्म करना है 12th। और अब 12th इस तरीके से करनी है कि ज्यादा रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि लगभग 60-70% सिलेबस हमारा हो चुका है। जो पुराना है उसको हमें रिवाइज करना है। तो जो अभी हमारा 30-40% है सिलेबस, उसको हम ऐसे पढ़ाई करेंगे कि जब हमें रिवीजन करना हो तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचेगा। और बारी आती है नवंबर की। देखिए नवंबर एक ऐसा महीना है जिसमें हम पूरा 11th रिवाइज करें। क्या करेंगे? कि कंप्लीट 11th हम पूरा करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 महीना पढ़े हुए भी, मतलब जो 11th पढ़े हुए हमें काफी टाइम हो गया है, तो उसमें हमें 1 मंथ पूरा चाहिए। तो इस नवंबर में, यानी नवंबर में हम कंप्लीट पूरी 11th करेंगे। उसमें टेस्ट भी आ गए, रिवीजन भी आ गया, कोई नया चैप्टर भी आ गया, सब कुछ आ गया। जो चैप्टर कम आता था उसको भी हम करेंगे। फिर आता है हमारा दिसंबर। दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट देंगे, 11th के 12th के दोनों मॉक टेस्ट देंगे। दिसंबर जनवरी में हम मॉक टेस्ट पे पूरा पूरा फोकस करेंगे। प्लस दिसंबर में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चैप्टर कम आते थे हमें, उनको एक बार बिल्कुल पक्का कर सकते हैं रिवाइज करके। जनवरी हमारा पूरा टेस्ट के लिए रहेगा, पूरा टेस्ट देंगे हम कंप्लीट रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। तो ये 5 महीने हैं, और इन 5 महीनों में ये 3 महीने आपके पास 12th के लिए बचा हुआ है, और ये 2 महीने लगा सकते हो आप, ये 11th के लिए है। अपना अभी से, आज से ये सोच लेना कि इस टाइम में हमें 12th कंप्लीट करनी है या हमें 11th कंप्लीट करनी है, क्योंकि 50% 11th आएगा और 50% 12th आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और रही बात क्या, कि भाई देखो हमें, मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा, टारगेट तो फिक्स करना पड़ेगा। जो 2025 के जो पेपर हुए, देखो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट है। जिस भी बच्चे का स्कोर अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएगा, आप ये समझिए 99% उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा।
क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। अब हमें किस सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट छोड़िए कि कितना परसेंटाइल पे क्या स्कोर था इस 2025 में, 2025 में क्या हुआ था 2025 में कि 175 में ओवरऑल जो हमारे 5 दिन 10 शिफ्ट, मतलब 5 दिन हर दिन में 2 शिफ्ट यानी 10 पेपर जो हुए, उन सब में ओवरऑल किसी में थोड़ा मुश्किल था, किसी में थोड़ा आसान था, किसी में 200 से ऊपर भी गई, किसी में 150 से ऊपर भी गई 99 की कट ऑफ। तो जो ऑन एन एवरेज है, आपको ये समझिए कि आपको मिनिमम 175 तो स्कोर करने ही करने हैं, चाहे पेपर इजी आए या मुश्किल आए, 99 परसेंटाइल से ऊपर लाने के लिए। तो बेटा ध्यान देना इस बात को कि हमें 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है अगर स्कोर, तो हमें क्या करना है, 175 से ऊपर स्कोर करना ही करना है। अब वो हमें देखना है कि कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा ना पढ़े कि हमारा 99 से ऊपर आए। जो 98 परसेंटाइल से ऊपर इस बार वो गया था 150 से 156 से ऊपर वाले बच्चे, जिन भी बच्चों का स्कोर 156 से 175 के बीच में था ना, वो सभी 98 की रेंज में थे, 98.1 98.9 इस रेंज में थे। 97 से ऊपर वाले 142 से ऊपर जिसका स्कोर था वो लगभग 97 परसेंटाइल में थे। और जिस भी बच्चे के 114 से 142, क्योंकि ज्यादातर बच्चा इस सेगमेंट में आ जाता है, जो भी एवरेज बच्चा होता है ना वो इस सेगमेंट में आ जाता है, तो 114 से यानी 114 से जिस भी बच्चे का स्कोर 114 से 142 था वो 93 पॉइंट समथिंग से ऊपर रहे, यानी उन्होंने कट ऑफ को क्लियर करा था। लेकिन आपको बेटा एक बात बताता हूं मैं कि इस कट ऑफ का कोई फायदा नहीं है, एडमिशन कहीं नहीं होना। अगर आपको अच्छी जगह, अच्छे एनआईटी या अच्छे किसी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको इस कट ऑफ से ऊपर रहना पड़ेगा। तो इससे ऊपर हमें रहना है, तब जाके हमारा किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा। अब ये तो हमारा क्या हुआ कि ओवरऑल पेपर का स्कोर हो गया। अब चैप्टर मतलब क्या कहते हैं उसे, सब्जेक्ट वाइज भी तो होगा कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। 2025 में देखा गया कि जब फिजिक्स में 70 से 75 के बीच में स्कोर आया तो 99 परसेंटाइल बनी थी। 70 से 75 के बीच में जब स्कोर आया तो 99 परसेंटाइल बनी थी। वहीं पे केमिस्ट्री में 65 से 70 ये 99 परसेंटाइल बनाया था, और मैथ्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैथ्स में 45 से 50 के बीच में ही 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन गई थी। मेरा ही एक स्टूडेंट था, उसके 41 स्कोर थे और उसका परसेंटाइल बना था 98.8। सोचो, ठीक है। तो ये लगभग स्कोर है जो हमें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। फिजिक्स में हमें 70 से 75 चाहिए, केमिस्ट्री में 65 से 70 चाहिए, मैथ्स में 50 से 55। ये स्कोर तो लाना ही लाना है, ताकि क्या हो, ये स्कोर हमें लाना ही लाना है ताकि हम 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर पाए और एक अच्छा एनआईटी, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल पाए। साथ के साथ ये कॉन्फिडेंस भी आ पाए कि यस हम एडवांस भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के 99 प्लस स्कोर आता है जेईई मेंस में, वो बच्चे लगभग सभी एडवांस को क्वालिफाई, एडवांस में अच्छा स्कोर ले आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो जेईई मेंस 2026 जनवरी का है, उसमें अच्छा स्कोर करना, क्योंकि अगर उसमें अच्छा स्कोर करा तो हमें काफी टाइम मिलेगा एडवांस के लिए। बिकॉज एडवांस होना है मई में, पेपर हमारा जनवरी में क्लियर हो गया तो क्या बचेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हमें क्या मिलेंगे, एडवांस की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्कोर पे ध्यान देंगे हम सभी। नाउ एक बात और कि हर क्या नाम है सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज भी, जो मैंने हर साल देखता हूं मैं, कि इस साल भी देखा कि कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर आपका बहुत अच्छा है जिसमें आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। साथ के साथ अपनी एनर्जी भी बच्चे को वहां पे लगानी है जहां से क्या है हर बार क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, कि हर साल वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है कि उन चैप्टर्स को छोड़ दो, बेशक उन पे कंफर्म, उनको मतलब बिल्कुल पक्का उन चैप्टर को करिए जो
जहां पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि ये मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स में पढ़ाता हूं आप लोगों को, आपको सबको पता है। तो अब 11th में देखो, 11th में चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन। देखिए रिलेशन फंक्शन जो हमारा 12th में भी है, लेकिन 11th वाला बहुत बेसिक्स है, तो वहां से कई बार क्वेश्चन आता भी है, कई बार नहीं भी आता। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आए। 0 से 1 का मतलब है हो सकता है एक भी क्वेश्चन आए, हो सकता है एक आ जाए। समझ में आई बात? वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे भी हर बार क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है आए ना आए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। यस, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्वेश्चन आएंगे, मस्ट है करना। बाइनोमियल थ्योरम छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा, जरूर है करना। सीक्वेंस सीरीज बहुत छोटा चैप्टर है, क्योंकि एपी तो डिलीट हो गया है, तो जीपी है और एचपी है, ठीक है। तो हमारा क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूं ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा मैथ एक तरफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरफ, 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन समझ रहे हो, 16 मार्क्स हो गए। नंबर कितने चाहिए, 50 55 भाई, 50 में से 16 नंबर हटा दो, ठीक है, तो 34 ही तो बचे पूरे मैथ से। मतलब समझो कि कितना पोर्शन इसने कवर कर दिया। तो ये मस्ट डू वाला चैप्टर है ये। तो स्टैटिक्स बहुत आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएगा, जरूर करना है। प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, 11th की प्रोबेबिलिटी से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर थे 11th के, 12th के रिलेशन फंक्शन, यस एक क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर फंक्शन से आता है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नॉट सो इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले जरूर है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर है जो पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है, मतलब पेपर में तो नहीं आना, लेकिन इनके बेसिक्स हर चैप्टर में यूज होने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट इस चैप्टर को अगर हम ऐसा सोचे कि यहां से हम जेई का क्वेश्चन 100% श्योर सही करेंगे, तो कोई भरोसा ही नहीं, क्या पता आए या ना आए, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक, अब तो 2 भी आने लग गए हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव एक क्वेश्चन आएगा कॉन्टिन्यूटी पे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में लिमिट भी आ गया, कॉन्टिन्यूटी भी आ गया, डिफरेंशियबिलिटी भी आ गया, तो एक क्वेश्चन बनता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यस ये इंपॉर्टेंट, और इसमें बेटा मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आता है। तो 2 ही चैप्टर हैं, 2 में से किसी एक चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा। इंटीग्रल के 2 आते हैं, अब पहले ऐसा होता था एक ही क्वेश्चन आता था, अब 2 आते हैं। कैसे, एक डेफिनेट से आएगा, एक इनडेफिनेट से आएगा, जरूर आएगा, हर बार आया, 2025 में हर पेपर में था बेटा, ये एक इनडेफिनेट से था और एक डेफिनेट से था। लो, 2 डेफिनेट भी हो गया ये रहा। वेक्टर, अच्छा इसको हम यहाँ एक ही कंसिडर करेंगे फिर तो, क्योंकि इंडेफिनेट से एक ही आएगा, 2 अलग अलग है नहीं ये। वेक्टर 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। 3D 2 क्वेश्चन है बेटा, कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का क्वेश्चन करो, और हर बार आता है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन। तो आप यूं समझिए, ये जो वेक्टर 3D है, यहां से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और बहुत छोटा चैप्टर है। 4 क्वेश्चन, 16 नंबर 32, तो मैंने यही बता दिया बेटा, मस्ट डू चैप्टर है ये, और बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। 16 32 मार्क्स का तो यही पेपर हो गया, बचा क्या, तो 90 से तो ऊपर परसेंटाइल 32 पे भी आ जाएगी। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी हो सकता है इन दोनों में से एक, 11th वाली या 12th वाली में से एक ही क्वेश्चन आ जाता है, जनरली बेस्ड थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स अब आपको देखना है कि कौन से चैप्टर आपको करने और कौन से छोड़ने हैं। हमें 55 तक मैथ्स में स्कोर लाना है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 11th में यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है यार, छोटा सा चैप्टर है, सबको पता है डायमेंशंस निकालनी, एक क्वेश्चन, 1 से 2 नहीं, एक क्वेश्चन तो है जो पक्का आएगा ही आएगा। तो ये बहुत आसान चैप्टर है। काइनेमेटिक्स जरूरी नहीं है आए ना आए, लॉज ऑफ मोशन जरूरी नहीं है आए ना आए, वर्क पावर एनर्जी एक क्वेश्चन जरूर आएगा 110%।
रोटेशनल मोशन, देखो फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है रोटेशनल। अब रोटेशनल से क्वेश्चन तो 2 बनेंगे, लेकिन बेटा जिसको ये चैप्टर आता हो वही इस चैप्टर को देखना, जिसको ना आता हो बेशक छोड़ देना, क्योंकि ये तो चैप्टर हर किसी के समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है। तो जिसको आता है वो इस चैप्टर को जरूर करना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आएंगे। ग्रेविटेशन 2 से 3 दिन का चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, और 1 क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है भाई, 1 क्वेश्चन तो जरूर आएगा ग्रेविटेशन से, ये ध्यान रखना। रही बात ये फ्लूइड्स, यस इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, थर्मो और केटीजी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन एंड वेव इस साल 2 क्वेश्चन आए थे, तो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यहां मिलता है वेव्स एंड ऑसिलेशन से। तो ये 11th था, 11th। रही बात 12th की, देखो बच्चे 3-3 महीने इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैग्नेटिज्म, वाओ, यहां से भी देखो ये जो 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर बेटा 3 से 4 महीने आप लोग पढ़ते हो इन चैप्टर्स को, और ये चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट। आप देखिए ना 2, 4, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम हैं, 20 मार्क्स के 3 ही चैप्टर हो गए। EMI नॉट सो इंपॉर्टेंट, AC नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोई जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, सी ऑप्टिक्स अलग ही दुनिया है, ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए 2 महीने चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्टिक्स टाइम टेकिंग काफी ज्यादा है, लेकिन स्कोरिंग भी ज्यादा है। तो ये जो बच्चा कर ले तो उसका स्कोर तो बहुत अच्छा है ही। तो आप इन अभी, क्योंकि किसी का हुआ नहीं होगा 12th में किसी बच्चे का, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ताकि ये दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। मैं सबको पर्सनल लेवल पे रिकमेंड करता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 2 नहीं 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखे जा रहे हैं, यानी जो रोटेशनल की कमी है वो ये मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर सकता है। तो हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या, कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको ध्यान से करना। देखो बेटा बच्चे छोड़ देते हैं क्या, क्योंकि 12th का टॉपिक है। अगर मैं बात करूं उसकी मैथ्स की, तो मैथ्स में बच्चे वेक्टर और 3D छोड़ देते हैं, जबकि 4 क्वेश्चन आते हैं। बच्चे मॉडर्न फिजिक्स छोड़ देते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का छोड़ देते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वहां से, समझे। तो मेरा क्या मानना है, अगर बच्चा बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े यही पढ़ ले ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ले, आपका मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ले, उधर से इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो ही एक रिस्पेक्टेड परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल तो फिर भी ले आएगा बच्चा। और हम क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो ये चैप्टर्स छोड़ने नहीं है हमें बिल्कुल भी, इस चीज को ध्यान रखना। वहीं पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, देखो बेटा केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट हर बच्चे को अच्छे से आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पी ब्लॉक, ये दोनों मिला के ना, ये बेसिकली ये दोनों एक ही चैप्टर है। ये दोनों क्या है, ये भी एक ही चैप्टर है। देखो एक चीज देखो, यहां पे ये पी ब्लॉक, डीएफ और पीरियोडिक, और ये तीनों मिला के, ये चारों मिला के 3 क्वेश्चन दे देते हैं, यानी 12 नंबर तो ये दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से शुरू होती है, 1 क्वेश्चन आना ही आना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी वगैरह हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं जीओसी की, ठीक है, जीओसी आना ही आना है भाई, जीओसी से क्वेश्चन 2 आएंगे, इंपॉर्टेंट है, करना है। सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, पी ब्लॉक ये मैंने बता दिया आपको दोनों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक में देखो मैंने यहां लिखा हुआ है 0 से 1, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में ये वाली पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर्स, और ये दोनों जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनिक से, 6 to 7 क्वेश्चन, यानी 7, ठीक है, 7 4 कितना हो गया, 28 हो गया ना भाई, 28 नंबर ये हो गए। आप ये लगा लीजिए, ये 3 क्वेश्चन यहां से। अब अमाइंस हो गया, बायोमोलिक्यूल, हाँ बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो जो मैं केमिस्ट्री में
पर्सनली रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि ये चैप्टर जरूर करिए। मोल कंसेप्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक डीएफ, ये सेम है ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सेम है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक, और साथ के साथ बायोमोलिक्यूल में तो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है जिनमें हमें ध्यान देना है, ऑर्गेनिक में इन पे फोकस करते हैं बेटा, किस किस पे, हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक, ये तो ये चैप्टर्स है। अब आप एक चीज देखिए कि मैंने आपको बता दिया किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आते हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा चैप्टर आपको आता है, कौन सा नहीं आता। अगर इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको नहीं आता है, अगर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आता है, तो आज से ही, क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने हैं नए चैप्टर को करने के लिए। जैसे ही हम दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास नया चैप्टर करने का टाइम नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा टाइम, ठीक है। तो अगर कोई नया चैप्टर आपको नहीं आता है और आप देखिए कि हाँ वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, और आपको नहीं आता, तो प्लीज इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। ये फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, ये केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा चैप्टर करें, कौन सा ना करें। अब बाय चांस मैथ्स में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, आप ट्रिग्नो बहुत पढ़ रहे हो, पर कोई फायदा ही नहीं है। आए क्वेश्चन ना आए, इतना बड़ा चैप्टर और एक क्वेश्चन आए तो क्या फायदा, तो कोई जरूरत नहीं है। रोटेशनल पे आप पूरी मेहनत कर रहे हो और रोटेशनल इतना टफ है कि आप क्वेश्चन आए और आपके समझ में नहीं आया, तो फायदा ही नहीं कोई। तो रोटेशनल मेरे अकॉर्डिंग तो किसी फायदा मतलब नहीं करते बच्चे, और करना भी नहीं चाहिए। उसकी जगह मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इजी क्वेश्चन आएगा और सही भी होगा। तो हमें अभी करना क्या है, अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है, इजी भी है। बच्चे बाइनोमियल छोड़ देते हैं, बाइनोमियल से एक क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस सीरीज छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, कैलकुलस में लगे रहते हैं, फंक्शन का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, होगा ही नहीं, और फंक्शन में 2-2 महीने खराब कर देंगे हम लोग, तो कोई फायदा नहीं है ना। उससे बेटर बाइनोमियल पढ़ लो, उससे बेटर सीक्वेंस सीरीज पढ़ लीजिए, भाई कंफर्म है क्वेश्चन आना है और चैप्टर बहुत आसान है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्लीज आप ये चीज देखना कि हाँ ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं काफी ज्यादा, ठीक है। सिंपल से डायलॉग क्या है ये, क्या, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क। तो भाई सक्सेस तो तभी मिलेगी जब प्रिपरेशन करोगे, हार्ड वर्क करोगे, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल होगा ही नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो अगर हमने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और जेई में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो आज से, अभी से, ये बचे हुए 5 महीने भी अगर हमने मेहनत कर ली तो यस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा कि काश सर ने जो बोला था मान लेते और पढ़ लेते और रिजल्ट आ जाता। और एक और बात बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट जनवरी की शिफ्ट में ही आता है। जनवरी में कम स्कोर लाओगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में कितनी मेहनत कर लेना, रिजल्ट आपका इंप्रूव नहीं होता है। तो जनवरी में बार बार इसी बात पे प्रेशर डालता हूं अपने हर बच्चे को, आप सभी पे, कि जनवरी में ही रिजल्ट लाना है। क्योंकि जनवरी में अभी तो क्या होता है ना, बोर्ड, सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं जी, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बोर्ड्स के बाद फिर वो भी जेई की पढ़ेंगे। तो क्यों, वो लोग तो ऑलरेडी पीछे रह गए ना। आप अभी प्रिपरेशन शुरू करिए, जेई का रिजल्ट आप जनवरी में ही लाइए। जनवरी में कम स्कोर पे, मैं बताया ना 175 पे आपको अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा 99। वहीं पे जैसे ही आप कब जाओगे अप्रैल में, तो आपको 200 स्कोर करना पड़ेगा। 25 नंबर बहुत होते हैं, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस बात को ध्यान देना, आज से, अभी से अपना भी एक खुद का रोड मैप प्रिपेयर करिए और उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, और आप ये सोचिए कि जनवरी में ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।